आपका बिहेवियर हो गया, लेकिन आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके एटीट्यूड्स और जो वैल्यूज के प्रति आपकी धारणा है, ये आपका अपना है और सभी इंडिविजुअल्स का होता है, सब में लेवल अलग अलग होता है। हाँ, इसको आप मोटिवेशन के द्वारा, जैसे मैं कुछ कहूँ, कुछ सजेशन दूं और आप उस पर ध्यान दें, तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। आप अपने से सोचिए कि किसी चीज के लिए, जैसे यही क्लास चल रहा है, जैसे एटीट्यूड की बात आपने कहा, क्लास चल रहा है, अभी कोई बोल भी रहा था, शायद आप ही बोल रहे थे कि ये तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, बाद में हम क्लास में क्यों अटेंड करें, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। लेकिन कोई सोचेगा ठीक है रिकॉर्डिंग बाद में देख लेंगे, अभी क्लास में जो इंटरेक्शन है वो हम देख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ कि नहीं, मैं क्लास में देख लूंगा, मैं क्लास में सुन लूंगा। तो वो क्लास का अपना होता है, तो वो आपका अंतर एटीट्यूड, आपका अंतर मन के भाव, जिसे हम हिंदी में दृष्टिकोण कहते हैं, कि किसी के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, कि मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों करूं। ये एक निगेटिव एटीट्यूड होता है, उसी को आप चेंज कर दें अपने मन में ही। देखिए, कोई काम अगर आपको घर में ही आपके पेरेंट्स बताते हैं, आप उनसे जवाब नहीं देते हैं, लेकिन मन में आप कहते हैं यार मैं क्यों करूं, यार क्या फायदा होगा मुझसे, तो वो निगेटिव आपकी थिंकिंग हो गई, निगेटिव एटीट्यूड हो गया। लेकिन वही अगर आप कहें कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, लेट अस डू इट, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है। और इसमें आपका जो इंटरनल एक आपकी स्पिरिट है, आपका करेज है, कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है, सोचने की पावर है, यानी आपने अपना डोर खोल दिया। जब आप कहते हैं कि लेट अस डू इट, तो यू हैव ओपन योर डोर, डोर ऑफ एनर्जी, डोर ऑफ इमेजिनेशन, डोर ऑफ थिंकिंग, डोर ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर्स। लेकिन जब आपने कहा कि मैं क्यों करूं, तो आपने दरवाजा बंद कर दिया, आपका माइंड बिल्कुल बंद हो जाएगा, कोई विचार उसमें नहीं आएगा। तो ये आपका अंदर का भाव है। ठीक है, और कोई डाउट नहीं? चले आज शुरू करें। अमित? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बताएं, शुरू करें आज? यस सर, और किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लो, 5 मिनट 10 मिनट, वैसे भी हम लेट हो गए, 10:30 बजे हमारा टाइम था कि हम 10:30 बजे शुरू कर देंगे। तो कोई और किसी का डाउट है तो यू कैन आस्क। वैसे मैं नहीं बताया था। आप कंटिन्यू कीजिए सर आज। हाँ शुरू करता हूँ मैं। ओके। यस सर। सर थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए। हैं? कैमरा को सर थोड़ा बोर्ड के पास, बोर्ड की तरफ घुमा दीजिए। अच्छा, अब ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, ओके। दिख रहे हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था स्किल, 3 तरह का स्किल होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। और ये स्किल क्या है वो हमने आपको बताया था। देन लर्निंग आउटपुट, मीन्स लर्निंग आउटपुट क्या है कि विद्यार्थी या प्रशिक्षणार्थी ने क्या ज्ञान प्राप्त किया है, क्या उसकी समझ है, और क्या वो करने में सक्षम होगा किसी क्लास के बाद। तो ये लर्निंग आउटपुट होता है। और एनएसक्यूएफ लेवल के अनुसार लर्निंग आउटपुट और असेसमेंट क्राइटेरिया डिफाइंड होते हैं। मेगर्स का मैंने 3 आपको बताया था कि हमें वोकेशनल एजुकेशन में सीखने के लिए 3 पैरामीटर्स हैं इसमें आपका बिहेवियर है, मीन्स बिहेवियर इंडिकेट द परफॉर्मेंस लेवल, external conditions, accessories or equipments needed to do a job,
और तीसरा होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स एक्यूरेसी, स्पीड एंड क्वालिटी। अब आता है प्रश्न कि जो भी ये नॉलेज है, जो भी हम सीखते हैं, मैंने कल आपको बताया था कि व्हाट इज द लर्निंग। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर आइदर बाय एक्सपीरियंस और बाय ट्रेनिंग। तो अनुभव के द्वारा या आपके प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना करते हैं। अब ये सीखना क्या होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कंप्यूटर का ही ले लें आप या इलेक्ट्रॉनिक का ही ले लें। कंप्यूटर क्लास 6 में भी पढ़ाया जाता है, 10th में भी पढ़ाया जाता है, 12th में भी पढ़ाया जाता है। 1 साल का ITI का भी कोर्स होता है, 3 साल का डिप्लोमा लेवल भी होता है, 4 साल का बीटेक होता है, 2 साल का एमटेक होता है। लेकिन अब आप देखें हर जगह कंप्यूटर ही सिखाया जाता है, लेकिन उसका लेवल अलग अलग होगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉलेज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्किल, यानी ज्ञान और कौशल की जो जटिलता है, गहनता है, धीरे 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 बढ़ती जाती है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है, यानी सरल से कठिन की तरफ, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ, यानी ठोस से काल्पनिक की तरफ, इमेजिनेशन, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये उसी का पार्ट है, आ गया है। तो वो एक सोच है जो धीरे 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 डेवलप होती है। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ थिंकिंग सबके लिए अलग अलग। तो केवल हमने कल डिफाइन किया था कि लर्निंग क्या होती है, चेंज इन बिहेवियर, बट अब लर्निंग का लेवल क्या है, लर्निंग का सोच क्या है, सरल से कठिन का लेवल हमारा क्या है, ये तो मैंने आपको हाई स्कूल, इंटर या फिर BA BTech का बता दिया। इवन इन द सेम क्लास, जैसे आपका सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स 2 साल का, तो पहले साल यानी फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, सेकंड चैप्टर क्या होगा, इवन दो इन वन चैप्टर, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर सपोज डायोड से शुरू होता है, तो पहले ही आप डायोड का कंस्ट्रक्शन तो नहीं बता देंगे, पहले आप बताएंगे व्हाट इज द डायोड, यानी परिभाषा, देन P और N जंक्शन। जस्ट मी, हेलो हेलो। तो मतलब उसमें भी आप सरल से कठिन की ओर चलते हैं, एक स्टेप्स है। और अगर आप अपने सिलेबस में जाएं, अगर आप देखें आपका सिलेबस, तो जो किसी भी चैप्टर का जो लर्निंग आउटपुट है वो भी सरल से कठिन की ओर डिफाइन है। पहले सिंपल डिफिनीशन, डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ द पार्ट्स, प्रिकॉशंस, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स, then application of the जो भी है ट्रांजिस्टर या डायोड्स, then assembling, dismantling and fault finding, धीरे धीरे slow and slow it increases। उसी को ब्लूम्स एक स्कॉलर्स थे, एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर एसोसिएटेड विद द ब्लूम्स, 1950 में इन्होंने कहा कि लर्निंग इज, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग एंड डिफरेंट स्किल्स आर रिक्वायर्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग। यानी लर्निंग अनेक प्रकार की होती है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी बताने की कोशिश किया, और प्रत्येक प्रकार की लर्निंग के लिए, प्रत्येक प्रकार के सीखने के लिए जो कौशल की आवश्यकता होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हाई स्कूल, इंटर, BA BTech MTech, तो ये हो गया। दूसरा उन्होंने कहा इन सेम टाइप ऑफ लर्निंग डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल। जैसे सेम क्लास में आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में भी 2 साल के कोर्स में कोई भी चैप्टर शुरू होगा तो वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ शुरू होगा। तो ब्लूम्स ने कहा कि एक प्रकार की भी अगर लर्निंग है तो उसमें भी डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट कौशल की आवश्यकता होती है।
और ये लर्निंग इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ थिंकिंग, यानी ब्लूम्स ने कहा कि ये लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ थिंकिंग। लर्निंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ थिंकिंग। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ थिंकिंग है, सरल से कठिन की ओर चलता है। और ये लर्निंग जिसे हम ब्लूम्स की भाषा में डोमेन्स ऑफ लर्निंग कहते हैं, यानी सीखने का जो क्रम है, सीखने की जो अवस्थाएं हैं, वो इस तरह से आगे बढ़ती हैं। तो ब्लूम्स ने कहा कि जो तीन, आपने सिंपल, कल भी मैंने आपको बताया था, जो तीन हमारा लर्निंग का डोमेन्स है, तीन हमारे जो लर्निंग के डोमेन्स यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव यानी ज्ञान, जो थियरी क्लास में दिया जाता है। साइकोमोटर यानी कार्य की कुशलता, जो आप प्रैक्टिकल क्लास में देते हैं। और अफेक्टिव, तो दोनों से कनेक्टेड हैं, आपके अंतर्मन की भावना, इमोशंस एंड फीलिंग, वो जरूरी है कुछ भी सीखने के लिए। तो ब्लूम्स ने कहा कि ठीक है, ये तो तीन है ही, लेकिन हर तीन में सरल से कठिन की ओर बढ़ने का एक स्तर है। जैसे कॉग्निटिव को अगर हम देखें, तो कॉग्निटिव स्किल का, कॉग्निटिव स्किल का जो फर्स्ट स्टेप है नॉलेज। बोर्ड पे मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, जो बोर्ड पर लिखूंगा वो मैं बता भी दूंगा। नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज यानी ज्ञान, पहली अवस्था ज्ञान की। किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान। दूसरी अवस्था इसकी है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ। दूसरी अवस्था है कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ, COMPREHENSION, कॉम्प्रिहेंशन यानी किसी चीज को समझ लेना। थर्ड है एप्लीकेशन, यानी जो आप समझेंगे उसका उपयोग करना, कहां आप उसको उपयोग करेंगे। एप्लीकेशन यानी कहां आप उसका उपयोग करेंगे, या अनुप्रयोग हिंदी में भी इसे कहते हैं, अनुप्रयोग। ठीक है। चौथा है एनालिसिस, ANALYSIS, एनालिसिस यानी विच्छेदन, डिसमेंटलिंग, अलग अलग करना। अब जरूरी नहीं कि आप पार्ट्स का विच्छेदन करें, हम किसी इंफॉर्मेशन को भी अलग अलग कर सकते हैं। ये तो अपने लर्निंग आउटपुट को भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, तो वो भी एक विच्छेदन हुआ। इसका अगला है सिंथेसिस, यानी जिसको आपने अलग अलग किया है उसको आप इकट्ठा कर दें, तो सिंथेसिस। संश्लेषण या समायोजन, SYNTHESIS, सिंथेसिस, समायोजन या संश्लेषण। और लास्ट है इवैल्यूएशन। ऊपर लिख दो, नीचे दिखाई दे दे। ये लास्ट 6 अवस्था है इवैल्यूएशन। यानी मूल्यांकन, इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। इसे हम कहते हैं, ब्लूम्स ने भी डिफाइन किया, डोमेन्स ऑफ जो लर्निंग आपका था, कॉग्निटिव स्किल यानी ज्ञान की दक्षता, जो थियोरेटिकल क्लास में पढ़ाया जाता है,
शिक्षक को भी पता होना चाहिए कि क्या लेवल है। पहले दिन ही आप असेंबलिंग ऑफ डायोड को नहीं बताएंगे, पहले दिन आप डायोड की परिभाषा कैसे बनता है, पी एन एन टाइप क्या होते हैं, देन कैसे उसको जोड़ते हैं, बायसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, इफिशियंसी क्या होगी, पीक वैल्यू क्या होगी, देन धीरे धीरे क्या इसके फंक्शंस हैं, कितने तरह के होते हैं, लाइक दिस। तो फर्स्ट इज द नॉलेज। कल भी मैंने आपको बताया था कि नॉलेज, जब कॉग्निटिव स्किल बता रहा था, कॉग्निटिव स्किल में मैंने कल आपको बताया था कि व्हाट इज द नॉलेज। तो नॉलेज क्या होता है? तो रिकॉर्ड, रिटेन, रिवील, रिकॉर्ड, रिटेन, रिकॉग्नाइज एंड रिवील। यानी किसी चीज को जो आप सुनते, जैसे मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं और आपके माइंड में जा रहा है तो रिकॉर्ड होगा, उसे रिकॉर्ड, रिटेन यानी बनाए रखना, रिकॉग्नाइज यानी जब पूछा जाए तो उसे, कल भी मैंने बताया था, पहचानना, और रिवील यानी उसे उसी प्रकार कह देना। क्या कह देना? किसी भी चीज का प्रोसेस, प्रिंसिपल, पर्पस, definitions, common facts, basic terms regarding to a system, information और ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी सिस्टम, ऑब्जेक्टिव, सूचना तंत्र का जो भी पर्पज है, सिद्धांत है, कार्यविधि है, तरीका है, उससे संबंधित जो कुछ भी सैद्धांतिक क्लास में आपको बताया जाए, उसे आप सुने, उसे आप बनाए रखें, और जब आवश्यकता पड़े उसी रूप में कह दें। अगर आप इतना करने में सक्षम हो गए तो इसका मतलब आपने ज्ञान यानी पहली सीढ़ी आपने प्राप्त कर ली, नॉलेज की पहली सीढ़ी आपने प्राप्त कर ली। ठीक है? तो जो हमारा लेसन प्लान बनता है वो उसी के अनुसार बनता है कि अगर आज का हमारा लर्निंग आउटकम नॉलेज है तो गेन मतलब पहली सीढ़ी आप कह सकते हैं। तो पहले दिन आप डिफिनीशन बताएंगे, डिस्क्रिप्शन बताएंगे, नेम ऑफ द पार्ट्स बताएंगे। तो जो आप लेसन प्लान बनाएंगे वह लेसन प्लान इसी के आधार पर बनता है। यानी जो ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे लेसन प्लान में, वह ऑब्जेक्टिव इसी के ऊपर बेस होता है। ये सरल से कठिन की ओर है, यानी दिस इज द फर्स्ट। फिर उससे दूसरी सीढ़ी नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, तीसरा एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, एंड लास्ट इज द इवैल्यूएशन। आप किसी भी चीज का एनालाइज कर सकते हैं और उसी के अनुसार उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो ब्लूम्स ने ये कहा, अब ये डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग होगा, सेम यानी ज्ञान की दक्षता में ये डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग से, और ये हाईएस्ट लेवल है। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन ब्लूम्स के अनुसार ये हाईएस्ट लेवल है। और ये सब एज ए टीचर जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आज आप किस लेवल, यानी आज आप किसी पार्ट को शुरू कर रहे हैं, यानी लेसन का आज पहला दिन है। जो भी पीओटी का एक्सपर्ट होगा आपके लेसन प्लान को देख के ये बता देगा कि आप अपने सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट में कहां पे है, आप शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी 2-3 दिन से आप इसको पढ़ा रहे हैं। तो वो इसी के अनुसार इसमें एक्टिव वर्ड्स सबके साथ, कल मैंने आपको एक्टिव वर्ड्स बताया था कि नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड्स, जो कि लर्निंग एक इंटरनल आंतरिक प्रक्रिया है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन सीखने के कारण जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, उस व्यवहार का ही अवलोकन करके या उस व्यवहार के प्रगति का मापन करके, यानी व्यवहार के प्रगति को देखकर हम ये बता लेते हैं, यानी शिक्षक ये पता लगा लेता है कि आपने कुछ सीख लिया। ठीक है? तो उस व्यवहार के मापन के लिए तीनों, ज्ञान के लिए भी, कौशल के लिए भी
और आपके एटीट्यूड में होने वाले चेंज के लिए भी तीनों के साथ एक एक्टिव वर्ब या एक्शन वर्ब जुड़ा होता है। हम आएंगे आगे एक्टिव और एक्शन वर्ब क्या होता है और कैसे उसको लिखते हैं, और ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि एक्शन वर्ब क्या होता है और कैसे उससे किस तरह से आप लिखेंगे, क्या क्या उसमें पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या उसके मेन पॉइंट्स। तो पहला स्टेप सी, यानी जैसे मैं कहूं ओम्स लॉ, सिंपल, जो आप इलेक्ट्रॉनिक के हैं बट इलेक्ट्रिकल्स में ओम्स लॉ कॉमन है। तो पहले दिन अगर आपको बता दिया गया व्हाट इज द ओम्स लॉ, आप सभी जानते हैं कि एक ओम्स लॉ की एक निश्चित परिभाषा है। ओम्स लॉ की क्या परिभाषा है? किसी भी बंद परिपथ में दो बिंदुओं के बीच बहने वाली धारा उन बिंदुओं पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, जबकि भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, आर्द्रता और रेसिस्टेंस कांस्टेंट। ये संपूर्ण परिभाषा है। इसको आप इंग्लिश में कर सकते हैं, इन एनी क्लोज सर्किट करंट फ्लोइंग बिटवीन एनी टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential applied across that point, provided that physical factor such as temperature, pressure, humidity and resistance remain constant. अब आप देखें, अरे चला गया क्या? अच्छा ठीक, अच्छा ये इससे हो गया होगा। अब आप देखें, आपको दिखाई दे रहा है? ये सर आ रहा है। ठीक है, ठीक। जी सर जी आ रहे हैं। अब आप देखें पहले दिन जब टीचर बताते हैं, यानी फर्स्ट डे इज द नॉलेज, कि मैंने जैसा बताया, मैंने जो ओम्स लॉ की परिभाषा बताया उसी तरह उसी शब्दों में आप उसे याद कर ले। हो सकता है आपको पोटेंशियल डिफरेंस ना आता हो, करंट ना आता हो, ठीक है, बट आप उसे याद कर लें। और जब मैं पूछूं, यानी जब टीचर पूछे तो उसे उसी रूप में कह दे। अगर आपने ये कार्य कर लिया, यू हैव गॉट द नॉलेज, तो आपने पहली सीढ़ी पार कर लिया ज्ञान की, यानी नॉलेज आपने प्राप्त कर लिया। लेकिन व्यवसायिक प्रशिक्षण में केवल रटने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा। दूसरा स्टेप होता है कॉम्प्रिहेंशन। अब आपको समझ होना चाहिए कि बंद परिपथ क्या होता है, व्हाट इज द क्लोज सर्किट, व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द पोटेंशियल, व्हाट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी एबल टू एक्सप्लेन इट, जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसको आप समझाने में, दूसरों को समझाने में सक्षम हो। जो कुछ भी उससे प्रश्न उठते हैं उसको आप बता सके, उसको आप समझा सके, तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगा समझ, यानी दूसरा स्टेप है समझ। अब आप देखिए नॉलेज के लिए भी याद करना जरूरी होता है, और याद करना हम किसे कहते हैं? रिकॉल, रिकलेक्ट एंड रिकॉग्नाइज द प्रीवियस इंफॉर्मेशन और प्रीवियस लर्न मैटर। यानी जो आपको पहले पढ़ाया गया है, जब आपको पूछा जाए तो आप उसे रिकॉल, यानी माइंड में आप उसे सोच के कभी पढ़ाया गया था उसे आप रिकॉल कर लें, यानी पुनः आप सक्षम हो जाए कि आपके माइंड में वो आ जाए। और रिकलेक्ट कर ले, यानी जिस क्रम में वो बताया गया था उस क्रम में आपके माइंड में वो आ गया और आपने बता दिया। तो रिकॉल, रिकलेक्ट, रिकॉग्नाइज एंड रिवील इज रिमेम्बरिंग, यानी जो कभी बताया गया था आज पूछा जा रहा है उसे आप पुनः उसी रूप में अपने माइंड में याद कर ले, उसी क्रम में व्यवस्थित कर ले, और जैसा बताया गया था वैसा ही कह दे, तो वो आपका याद करना या रट लेना होता है कि आपने रट लिया था, अब याद हो गया। तो पहला स्टेप, पहली सीढ़ी यही होती है कि रट लेना। जब आप आगे बढ़ते जाते हैं
तो फिर उसी तरह से वो आगे बढ़ चला जाता है। अब जब किसी चीज को आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी डायोड क्या होता है, पैरामीटर्स आपने उसके समझ लिए, अब आप उसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा वो कर सकते हैं, यानी एप्लीकेशन, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तो जब आप एप्लीकेशन बताएंगे तो उसके एक्टिव वर्ड्स भी उसी तरह के होंगे, तो हम आगे आएंगे एक्टिव वर्ड्स पे। इसी तरह से अब उसके कौन कौन से पार्ट हैं, उन पार्ट को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे अलग करेंगे। तो पहले दिन आप पार्ट्स पे ही नहीं जाएंगे, जब 3 स्टेप्स आप पूरा कर लेंगे, नॉलेज, कंप्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन, देन एनालिसिस आएगा कि इसके पार्ट्स क्या क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, पी टाइप एन टाइप क्या है, कैसे इसका कोरिलेशन है, व्हाट इज दी वर्किंग रिलेशन, यानी कार्य जनित संबंध इन विभिन्न भागों में क्या है, कैसे इसको देखा जाए, वो तब आप फाइंड आउट करते हैं या पता करने की कोशिश करते हैं। और फिर इसका उल्टा जो आपने अलग अलग किया है, तो थियरी में केवल बताया जाता है, करके नहीं दिखाया जाता, करके तो क्रिटिकल में होगा, तो उसे आप वापस करना, उसे आप वापस उसी रूप में उसी तरह कर दे, तो वो होता है सिंथेसिस। एंड लास्ट इज द इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। जैसे अभी आप पूछ रहे थे स्टार्टिंग में कि सर इमोशंस और फीलिंग और ये क्या होता है, कैसे आप इसे करें। ये जो टेक्निकल वर्ड्स है कि जो आपने काम किया या जो आपने पढ़ा, लास्ट में उसका मूल्यांकन अवश्य करें कि मैंने क्या सीखा। आप 2 घंटे अगर पढ़ते रहे तो क्या पढ़े आप, कुछ उसका यूटिलिटी है, कुछ उसका यूज है तो कहाँ। इसी तरह अपने जीवन में भी आप अपना मूल्यांकन करें कि प्रतिदिन मैं क्या कर रहा हूं, या मुझे क्या करना चाहिए, क्या में सुधार होना चाहिए। जो हैबिट्स बन गई हैं, हैबिट्स बनने के लिए, देखिए हैबिट्स बनने के लिए 21 डेज की प्रैक्टिस चाहिए। गलत अगर आदत बन गई है तो 21 डेज की प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन उस हैबिट को तोड़ने के लिए 42 डेज की प्रैक्टिस चाहिए। आप सुबह, आपकी आदत है कि आप 6 बजे उठते हो, साल भर 2 साल से आप 6 बजे उठ रहे हैं, अब आप सोचते हैं मैं 5 बजे उठूं, तो कम से कम 42 डेज कंटिन्यूअसली कोई आपको जगाए, तब धीरे धीरे आपको आदत बनती है। यानी ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे हैबिट को कंट्रोल कर लेता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, थोड़ा सा डेविएट होगा इससे। एक कोई यहीं पर आप एमडीडीए देख ले या पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में कोई कर्मचारी काम कर रहा है, और आप जानते हैं कि वो इन ऑफिसों में बिना पैसे के काम होता नहीं। आज वो जो भी है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, किसी स्पेसिफिक ऑफिस को मैं नहीं कहूंगा, वो पिछले 10 सालों से कोई भी काम करता है तो बिना पैसे लिए नहीं करता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में आ गया है कि भाई पैसे दोगे तो काम होगा। अब वो सोचता है कि नहीं यार, मैं ईमानदार होना चाहता हूँ, मैं अब बिना पैसे का काम करूंगा, जो काम करूंगा ईमानदारी से करूंगा। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ही उसे अपोज कर देता है। जब वो कॉन्शियस माइंड में ये सोचता है कि नहीं मैं तो आज से ईमानदार हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको अपोज करेगा कि 10 साल से तो बिना पैसे का काम नहीं करता और आज ईमानदार हो गया, हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब आप 42 डेज तक लगातार ईमानदारी से अपना काम करते हैं, बिना पैसे लिए हुए या बिना किसी फेवर को, अब सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है कि हाँ यार, लगता है कि ईमानदार हो गया है। तो उसी तरह से आपके, मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया, बट आपके अपने कार्य एज ए स्टूडेंट्स क्या करना है, डेली उसका मूल्यांकन करें। टाइम मैनेजमेंट में भी यही कहता है कि आप शाम को सोने से पहले 5 मिनट, अगर आप डायरी लिखते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो शाम को सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके आप ये सोचे
कि आज पूरे दिन 12 घंटे मैंने क्या किया।